आपका सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट से दुष्कर्म आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिले झटके की। सीएम योगी की बाहुबली और माफियाओं को कड़ी चेतावनी पर हमारी रिपोर्ट भी आप देखिए। वहीं चलते चलते बात मौसम के मिजाज की, तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सेंगर को मिली सजा को निलंबित कर दिया है। उन्नाव में दुष्कर्म के इस मामले में सेंगर दोषी पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नाव रेप केस में सजा याफ्ता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है, इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही यह साफ कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में बंद है, स्थिति अजीब है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतया जब कोई व्यक्ति बाहर आ चुका होता है तो उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, लेकिन यह मामला विशेष परिस्थितियों वाला है। कोर्ट ने कहा कि पॉस्को के तहत लोक सेवक की परिभाषा और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। क्या था दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला? 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था और उसे सशर्त जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले का मुख्य आधार यह बनाया था कि सेंगर पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इतने दिन से जो स्ट्रगल चल रहा है, और पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने सुओ मोटो और जल्दी सुना, वेकेशन बेंच ने और चीफ जस्टिस ने। उम्मीद है कि आज इस जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था उसको बदल दिया जाएगा और विक्टिम को भी पूरा आश्वासन है, क्योंकि उनको हमको सच में उम्मीद है। और इट इज़ नॉट अबाउट कि प्रेशर है या प्रोटेस्ट हुए, ये ड्यू है। एक्चुअली वो गलत हुआ था, टेक्निकलिटी को वो लोग समझेंगे और इसको अंडू करके इसको जस्टिस देंगे। शी स्टेबल, वो ठीक है, वो फाइन है, वो यही है, वो शी इज इनसाइड द कोर्ट रूम। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा और मिलना ही चाहिए। एज आई सेड कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली समझेगी कि वो ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकतें थी और ये डेफिनेटली उसको अंडू करेंगे। 100% हमें स्टे ग्रांट होगा और इस इंसान को वापस रखा जाएगा। हाउएवर इन दिस केस अगला केस भी वहाँ ऑर्डर पे रिजर्व है, विच इज़ द मर्डर ऑफ द फादर। आई थिंक ये सब समझते हुए, खैर वो तो जब आएगा तब देखेंगे, पर फिलहाल इस ऑर्डर में जो कमियां थी, आई एम प्रीटी श्योर कि सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू ऑल द डिटेल्स एंड गिव जस्टिस टू दिस गर्ल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और रोक। आपको बता दें कि सीबीआई और पीड़िता के वकीलों ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ भयानक बलात्कार है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून के उन प्रावधानों को नजरअंदाज किया है जो लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध को और गंभीर बनाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भले ही उसे इस केस में जमानत मिल जाती, फिर भी वह जेल में ही रहता, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के अन्य मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है, जिसमें उसे अभी कोई राहत नहीं मिली। हम मांग करते हैं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हम मांग करते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर हो, अंकिता भंडारी के दोषी हो, हाथरस की बेटी के दोषी हो, बिल्किस बानो के दोषियों को तो आपकी सरकार, गुजरात की सरकार ने रिहा कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल में ठूसने का काम किया। बेनकाब हुई है आप और आपकी सरकार। प्रधानमंत्री जी, ये हमारी जीत है, पीड़िता की जीत है, हर आवाज की जीत है और उस लड़ाई को हम पूरी तरह से लड़ेंगे।
अभी अंकिता भंडारी के माँ बाप से भी हम संपर्क में हैं, उनकी भी नजर हाईकोर्ट के इस फैसले पर थी। उन्नाव की पीड़िता के परिवार की नजर थी। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 साल की दलित नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या किया, तो उसके परिवार की नजर थी और सबकी नजरें थी। और आज मैं फिर कहूंगी, न्याय की जीत हुई, लेकिन न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई जारी रही। क्या है मामले का घटनाक्रम? 2017 उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया। दिसंबर 2019 दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 2020 पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर को 10 साल की सजा हुई। दिसंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले से पहले दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हाथों में बैनर व तख्तियां लिए पहुंचे। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने बताया कि उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हम बिना किसी डर के अपनी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उसे सुरक्षा की जरूरत है। सीबीआई और पीड़िता के वकील ने कोर्ट के सामने कई तर्क रखे। दलील दी गई कि सेंगर केवल एक अपराधी नहीं बल्कि एक रसूखदार विधायक था। उसने अपनी सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल पीड़िता को डराने और सिस्टम को प्रभावित करने के लिए किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि हाईकोर्ट ने इतने गंभीर मामले में सिर्फ जेल में बिताए गए समय को आधार बनाकर जमानत कैसे दे दी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उसे प्राकृतिक जीवन के अंत तक की सजा सुनाई थी। कोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि यदि ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बाहर आता है तो पीड़िता और उसके गवाहों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दौरान अधिकारियों को जमीन पर कब्जा करने वाले बाहुबलियों और माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी। वहीं सीएम ने यहां खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोग की शिकायत सुनते हुए दिए। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार जबरदस्ती संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन ऑडिटोरियम में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आगंतुकों से बातचीत की, उनके आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपे और उन्होंने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेल की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे नगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी, जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के इस आयोजन में करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायतकर्ताओं से कहा कि चिंता न करें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार हर संभव मदद करेगी। जमीन से जुड़े विवाद के लिए उन्होंने अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। पारिवारिक विवादों के मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दोनों पक्षों से बात करके सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा। इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि फंड की कमी स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा नहीं बनेगी। बयान में कहा गया कि उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के अनुमानों को तेजी से तैयार करने और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दिया। वहीं गोरखपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल को बढ़ावा देने और एथलीटों को सपोर्ट करने की बात कही। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है। ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। देखिए, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज खेल की प्रतियोगिताओं में पिछले 11 वर्षों में भारी परिवर्तन हुआ है। सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। जब हमारे युवा खेलेंगे तभी देश खिलेगा और विकसित भारत को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। स्वस्थ शरीर केवल खेलकूद और योग क्रिया से ही प्राप्त होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और सरकार के विजन को साझा किया। उन्होंने मुख्य रूप से 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता और अन्य खेल आयोजनों के दौरान एथलीटों को संबोधित किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। देश भर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली में घने कोहरे से उड़ानों पर असर है, जबकि यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी पारा गिरा है। कड़ाके की ठंड बढ़ी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोहरा और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव। हवा में मौजूद बारीक कण PM 2.5 और PM 10 फेफड़ों के गहराई तक चले जाते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। प्रदूषित हवा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है, जो हृदय पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्मोक के कारण आंखों में लालपन, खुजली और पानी आने की समस्या होती है। साथ ही त्वचा पर रेसेज और एलर्जी भी देखी जाती है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है, जिससे दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। खासकर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। वाराणसी, कानपुर शहर, प्रयागराज, गाजीपुर, शाहजहांपुर, हरदोई और आसपास के जिलों में दिन के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
इस बीच योगी सरकार ने 1 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। क्या है प्रदूषण से बचाव के उपाय? घर के अंदर रहें, खासकर सुबह शाम। मास्क पहनें, घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, पानी खूब पिएं और स्वस्थ आहार लें। डॉक्टर की सलाह लें, खासकर यदि आपको पहले से कोई बीमारी है। खान पान पर दे विशेष ध्यान। सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्बल टी, अदरक वाली चाय, सूप और गुनगुना पानी पिएं। गुड़, तिल, अदरक, लहसुन, हल्दी और सूखे मेवे का सेवन करें। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित रूप से तुलसी और शहद का सेवन सर्दी खांसी से बचाता है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए मंगलवार तक के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। रविवार को लखनऊ में इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान गिरकर 15.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम रहा। इससे पहले 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। रविवार को लखनऊ में इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था। यहां अधिकतम तापमान गिरकर 15.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री कम रहा। इससे पहले 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रह सकती है। वहीं बुलंदशहर में कोहरे में पुलिस हादसों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरी। पुलिस राहगीरों को जागरूक कर रही है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 34 पर विजिबिलिटी सामान्य से बेहद कम है। हाईवे पर घने कोहरे की वजह से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। भीषण ठंड और कोहरे का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साल के आखिरी दिनों में प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचे पर्यटकों को ठंड और कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में लगातार 13वें दिन भी कड़ाके की ठंड और गलन का प्रकोप जारी है। कोहरे से कुछ राहत मिली है, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण गलन बढ़ गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और सर्दी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त अगर बात की जाए, मैं यूपी के जनपद बुलंदशहर में मौजूद हूँ और जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्जा और पहासू मार्ग पर। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार सर्दी के कारण वाहनों की जो रफ्तार है, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए वाहनों की जो रफ्तार है, रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। लगातार देखिए वाहन है वो धीरे धीरे जिस तरह से धीमी गति से वाहन चल रहे हैं और लगातार देख सकते हैं कि जो कोहरे के कारण जो विजुअलिटी है वो सामान्य से भी बेहद कम हो गई है। लोगों को जो वाहन चालक है उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए सबसे अगर बात की जाए तो यूपी के जनपद बुलंदशहर में पॉल्यूशन को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे और सर्दी का सितम, यानी 3 चीज़ों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ कुछ राहगीर मौजूद हैं, एक टेम्पू चालक मौजूद हैं, एक भैया मजदूर हैं, एक फेरी करने वाले मौजूद हैं। हम सभी से बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले हम टेम्पू जो चला रहे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। सत्यप्रकाश जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप धीरे धीरे और लाइट जलाकर ला रहे थे। दिक्कतें बहुत आ रही हैं कोहरे की वजह से, फिर ठंड है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। जो सफ़र 1 घंटे का है वो 3 घंटे में सफ़र से तय हो रहा है। तो इससे तो देखा जा रहा है कि नुकसान भी आपको बैठ रहा तो होगा। नुकसान तो होगा ही सर्दी में, कोहरे से तो प्रदूषण भी है। अच्छा, मजदूरी जिस तरह से आप घर से निकलते हैं तो क्या नहीं हो रही, मिल पा रहे हैं? नहीं हो रही, सवारी नहीं निकलनी, कुछ नहीं है। जब काम पे नहीं जा पा रहे मजदूर तो सवारी कहाँ से निकलेगी? अच्छा, जब सवारी नहीं निकल पाएंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और ये तो ऊपर वाला जाने कैसे होगा। देखिए मेरे साथ अगर बात की जाए, देखिए ट्रक चालक मौजूद हैं जिन्होंने अपने कोहरे के कारण ट्रक को भी यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? यूसुफ खान जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से दिक्कत ये आ रही है सर, काका में कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही, तो गाड़ी साइड में लगा रखी है हमने, आग जला रखी है, ताप रहे हैं अपना। अगर जनपद बुलंदशहर की पुलिस की बात करें, जनपद बुलंदशहर की लगातार पुलिस लोगों को हाईवे पर लोगों को जागरूक कर रही है, अपने वाहनों से लोगों से अपील कर रही है कि अपने जो रास्ता है
उसमें धीरे धीरे चलें, अपने गंतव्य को जो जाएं धीरे धीरे जाएं और जरूरी काम हो तभी वाहन लेकर घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से नहीं निकलें। तो लगातार जनपद बुलंदशहर की पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लगातार जो वाहन है उन पर रिफ्लेक्टर भी लगा रही है, लोगों को जागरूक करिए। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकलें, और निकलें तो तमाम गर्म कपड़े पहन के निकलें, सर पे टोपा लगा के निकलें, बिना कपड़ों के कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। लगातार देखा जा रहा है जो सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर्दी का जो सितम है वो पूरे चरम पे है, और लगातार घने कोहरे और सर्दी के कारण और पॉल्यूशन के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, और बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों को कहीं ना कहीं सर्दी के कारण निमोनिया जैसी हालात बने हुए हैं। तो लगातार तमाम विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं। अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की, डीएम ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी भी कर दी है, लेकिन अगर बात की जाए सर्दी का जो सितम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये सर्दी कब तक कम हो पाती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों को 3 चीजों से जूझना पड़ रहा है। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और सर्दी और कोहरे का भी सितम लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है। अब लोग काफ़ी परेशान हैं, घर से निकलने में लोग दुश्वार हो रहे हैं। मजदूर वर्ग के लोगों की अगर बात करें तो मजदूर वर्ग के लोगों को मजदूरी करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, केनेज इंडिया, बुलंदशहर। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।